डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व के हम लोग संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि ध्रुवीकरण के संदर्भ में आपने इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं कि अमेरिका का वर्चस्व द्वितीय विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात भी पूरे वैश्विक लेवल पे था। किस तरह से ध्रुवीकरण के समय विश्व के जितने भी कंट्री थे, जितने भी देश थे, उनको जो है अपने अधीन करना चाहते थे, या इस तरह से कह सकते हैं कि उनकी नीतियां जो क्रियान्वित हो अमेरिका के नियंत्रण में हो। तो इस तरह से विश्व के जितने भी देश थे, जब एक प्रकार का ध्रुवीकरण की माहौल, ध्रुवीकरण की स्थितियां पूरे विश्व में बन गई थी, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जो ऐसे देश थे जो विश्व के सभी देशों को अपने अंडर करना चाहते थे कि उनके यहाँ उनकी सदस्यता ग्रहण कर लें और उनकी नीतियाँ जो हैं उनके अनुसार चलाएं। तो इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ किस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विश्व पर अपनी शक्ति को लोहा मनवाया और किस तरह से देशों को जो है उनकी नीतियों को उनके अनुसार चलाने के लिए काफ़ी हद तक जो है कोशिश की, लेकिन कुछ देश जो है इनसे दूर ही रहे। भारत जैसा देश जो है अपनी नीतियों को अपने अनुसार क्रियान्वित किया, किसी भी रूप में इनके नियंत्रण में नहीं आया। तो इसी क्रम में बहुत सारे देश ऐसे थे जो इनके नियंत्रण में नहीं आए। सोवियत संघ जब विखंडित हो गया तो ऐसी स्थिति में अमेरिका अकेला बसता है, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक जो अमेरिका की जो शक्ति का दबदबा रहा है, जो उसके प्रभुत्व का शक्ति जो है पूरा विश्व मानता है, तो उसके जो है उदाहरण एग्जाम में आते हैं इस रूप में कि अमेरिका का जो है प्रभुत्व किस रूप में था, किन उदाहरणों के माध्यम से उसके शक्ति प्रदर्शन को उदाहरण के माध्यम से बताया जा सकता है। तो 3 उदाहरण जो है इस तरह से पूछे जाते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व के 3 उदाहरण के द्वारा उसकी शक्ति को स्पष्ट कीजिए। उसके उदाहरण के द्वारा अमेरिका के वर्चस्व को, अमेरिका की शक्ति को किसी 3 उदाहरण के द्वारा उनकी शक्तियों को जो है प्रदर्शित करिए। तो इस रूप में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के संदर्भ में जैसा कि उसका फर्स्ट वर्चस्व के संदर्भ में है, वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, तो अमेरिका जो है अपने शक्ति को प्रदर्शित करता रहा है। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए लगातार सैन्य संगठन को क्रियान्वित किया। हर देश के साथ उसने सैनिक समझौते करने का प्रयास किया। अपनी कूटनीतिक चालों के द्वारा जितने भी कंट्री थे उन्हें किसी न किसी रूप में लालच देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तो इस तरह से अमेरिका जो है लगातार अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए विविध तरीके से प्रयासरत रहा। इसी क्रम में कुछ उदाहरण हैं, जैसे पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की नीति। दक्षिण एशिया में या भारत शक्ति के रूप में उभर रहा था, अब जो है जाके कुछ समझौते हुए हैं और भारत के साथ कुछ संबंध अच्छे हैं। इसके पहले क्या स्थिति थी उसको भी समझेंगे। तो पाकिस्तान यहाँ भारत और चीन को चूँकि महाशक्ति के रूप में देश उभर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में बैलेंस बनाए रखने के लिए और एशिया में अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया, विभिन्न औजार, अस्त्र, हथियार देने का आश्वासन दिया और सहायता भी करता रहा। तो अमेरिका को जो है सहायता करने के पीछे उसकी जो नीति थी, उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि उसने जो है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास था। तो दक्षिण एशिया में अमेरिका क्या करना चाहता था? अपने शक्ति को बढ़ाए रखना चाहता था। अपने शक्ति को लोहा मनवाने के लिए वह समय समय पर कूटनीतिक चालें चलता रहा और पाकिस्तान की सहायता भी इसी कड़ी में एक था कि पाकिस्तान को भी जो है, जबकि जानता है अमेरिका कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है, हमेशा भारत के खिलाफ जो है आतंकवादी कार्यों में संलिप्तता उसकी लगातार दिखती रहती है, लेकिन इसके बावजूद जो है अमेरिका पाकिस्तान का सहयोगी बना रहा। चूँकि अमेरिका अपना पर्सनल स्वार्थ देख रहा था, तो ऐसी परिस्थितियों में जो उसके वर्चस्व के जो उदाहरण मिलते हैं वो यही है कि दक्षिण एशिया में वह अपने वर्चस्व की स्थिति को बनाए रखना चाहता था, अपने शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता था। कूटनीतिक चालों के द्वारा, रणनीतियों के द्वारा
वे पाकिस्तान को इस रूप में सहायता कर रहा था जिससे वो बैलेंस बना के रख सके, अपनी शक्ति को स्थायी बना के रख सके एक कूटनीतिक चाल की तहत, जिसके कारण जो है वो पाकिस्तान को सहायता कर रहा था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें निकल करके आई कि दक्षिण एशिया में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वह पाकिस्तान को सहायता कर रहा था, जबकि अच्छी तरह से जानता था कि पाकिस्तानी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। भारत को आज़ादी से लेकर के अब तक लगातार पाकिस्तान के इस रूप में आतंकवादी गतियों को क्रियान्वित करता रहा, जिससे भारत को कितने सैनिक शहीद हो गए, कितना नुकसान भारत को हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में जो यह हरकत थी या जो नीतियाँ थी पाकिस्तान के सहयोग के रूप में, वो जो है केवल उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि अपने वर्चस्व को बनाए रखना। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अमेरिका जो है किस रूप में जो है क्या कर रहा था, पाकिस्तान को सहायता कर रहा था जिससे वो अपने वर्चस्व को मेंटेन रख सके, अपने वर्चस्व को कायम रख सके। तो यहाँ पे एक पहला उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे कि अमेरिका अपने वर्चस्व के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तान को सहायता दे रहा था। इसी क्रम में आपने देखा कि सोवियत संघ को जो है क्यूबा मिसाइल संकट, इसके पहले आप क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ चुके हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के संदर्भ में किस तरह से क्यूबा में समस्या उत्पन्न हो गई थी। वहाँ पे अमेरिका के जो पूंजीपति थे उनकी पूंजी फंसी हुई थी और वहाँ के शासक के द्वारा जब पूंजी जब्त कर ली जाती है तो चूँकि वहाँ वो रूस से सहायता मांगता है और ऐसी स्थितियों में जो है रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। अमेरिका जो है शक्ति प्रदर्शन करने लगता है, ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। किसी तरह से रूस के पीछे हटने के कारण जो है स्थिति सामान्य होती है। तो यहाँ पे भी वही समस्या थी, मिसाइल संकट जो समस्या उत्पन्न हुई थी, अमेरिका अपने वर्चस्व को वहाँ पे भी कायम रखना चाहता था, जिसके कारण ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से स्पष्ट होता है कि अमेरिका अपने वर्चस्व के लिए किन किन रणनीतियों के तहत क्या क्या कार्य किया, किस तरह से विश्व में संकट की स्थिति उत्पन्न किया, किस तरह से देशों में इराक चाहे उसका कार्रवाई हो चाहे अफगानिस्तान रहा हो, किस तरह से उसके कार्रवाई सैन्य कार्रवाई से कितने बेगुनाह भी लोग मारे गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे स्पष्ट होता है कि अमेरिका जो है अपने वर्चस्व की स्थिति को बनाए रखने के लिए किस तरह से रणनीतियाँ अपनाता है, किस तरह से चालें चलता है और किस तरह से कार्यों को क्रियान्वित करता है। तो ये इसके उदाहरण हैं। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल जो है देते हैं हम लोग, दबदबे वाला देश। कहते हैं अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमारा इतना दबदबा है, इतना ताकत है, इस चीज़ को लोग दुनिया के देशों को बताने के लिए समय समय पे कुछ न कुछ वो कार्य करता रहता है, कुछ न कुछ वो अपनी रणनीतियों के तहत कुछ न कुछ कूटनीतिक चालें प्रदर्शित करता रहता है। तो इसी क्रम में वह समुद्री व्यापार को अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए दुनिया के देशों को विश्व मंच पे स्पष्ट कर चुका है कि वैश्विक बाजार के लिए जो समुद्री मार्ग हैं उसे खुले रखे जाएं, किसी भी देश का नियंत्रण उस ऐसे रास्तों पे नहीं होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में बाधक का कार्य करे। तो अमेरिका जो है यहाँ पे भी वही स्थिति अपनाता है। नौसेना जो समुद्री ताकत है अमेरिका की, समुद्री व्यापार मार्गों पर आने जाने के नियम उसने तय किए, यानी समुद्री जो व्यापार के जो रास्ते हैं, समुद्री मार्ग जो हैं, उसके लिए अमेरिका नियम तय करता है। कि जैसे अभी अपनी हाल में जस्ट कुछ महीने पहले आपने देखा कि किस तरह से समुद्री बेड़े के साथ वो चीन सीमा में प्रवेश कर गया, कहीं कोई उसको डर नहीं, क्योंकि वो नियमों को अपने हिसाब से बनाता है। एक शक्तिशाली देश है, एक वर्चस्व वाला देश है और ऐसी स्थितियों में चीन भी उसका कुछ अभी विरोध नहीं कर सका, क्योंकि अमेरिका ताकतवर देश है। बिना किसी के रोकने टोकने की बजाय सीधे जो है वो अपने चीन की सीमा में प्रवेश कर गया। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पे भी उसने क्या नियम बनाता है समुद्री मार्गों के लिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग हैं वो सबके लिए हैं, सब यूज करेंगे, कोई देश उस पर नियंत्रण स्थापित ना करे, जिससे स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, अपने दबदबे को बनाने के लिए नौसेना की ताकत से समुद्री मार्गों पर आने जाने के नियम तय किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी ब्रिटिश नौसेना की ताकत घट गई। अब यह भूमिका अमेरिका निभाता है। जैसा कि आप जानते हैं
द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन की ताकत नौसेना शक्ति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी और ऐसी परिस्थितियों में वह इससे सफलता भी उसको मिली थी और यही कारण था कि वो कई जगह पे उपनिवेश स्थापित कर सका था। वर्तमान समय में जो स्थिति अमेरिका की है, अपने समुद्री ताकत के बल पे वो इस तरह से शक्ति का प्रदर्शन करता रहा, अपने दबदबा को बनाए रखा और अमेरिका जो है, जो काम पहले ब्रिटिश सरकार करती थी अब वही अमेरिका कर रहा है। अमेरिका कह चुका है कि विश्व के सभी समुद्री मार्गों को खुला रखा जाए क्योंकि मुक्त व्यापार समुद्रिक मार्गों से के खुले बिना संभव नहीं है। तो उसका कहना है कि जो विश्व के जो समुद्री मार्ग हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुले रखे जाएं, किसी देश का किसी भी रूप में नियंत्रण उस पर स्थापित नहीं होना चाहिए। तो इसका इस तरह से खुले मंच पे वैश्विक देशों को एक प्रकार से निर्देश है कि ऐसे जो है किसी भी समुद्री मार्ग को जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हैं उस पर किसी देश का नियंत्रण अनावश्यक नहीं होना चाहिए, जिससे खुला बाजार स्थापित हो सके, मुक्त व्यापार संचालित हो सके या क्रियान्वित हो सके। इसी क्रम में उसने उदारीकरण को अपनाने के लिए दबाव डाला कि विश्व के जितने भी देश हैं उदारीकरण की चीज़ों को अपने देश में लागू करें। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार व्यापार करने के लिए या विदेशी पूंजी निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करना है। भारत ने भी 1991 में उदारीकरण लाया था। उदारीकरण के माध्यम से जो विदेशी पूंजीपति हैं या कह सकते हैं विदेशी पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कि जिससे भारत में औद्योगिकरण हो सके, भारत में पूंजी निवेश किया जा सके और इसी के उद्देश्य से भारत में उदारीकरण लाया गया था। यानी उदारीकरण के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था दी जाती है जिसमें जो विदेशी पूंजी निवेशक हैं उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं, चाहे वो पूंजी लगाने के संदर्भ में हो, चाहे यहाँ भारत में भूमि आवंटन के संदर्भ में हो, चाहे टैक्सेस के संबंध में हो कि किस तरह से टैक्स इनके ऊपर लगाए जाएंगे, बिजली का व्यवस्था देना हो या फिर अन्य कोई हेल्प करनी हो। यानी जो नीतियां हैं औद्योगिकरण की उसमें उनके लिए ढिलाई देना, उनके लिए उदार नीतियां बनाना जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा भारत में या अन्य देशों में पूंजी निवेश कर सकें। उदारीकरण का मतलब है कि विदेशी पूंजी निवेशकों को उनके अनुकूल जो है परिस्थितियां प्रदान करना जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी उस देश में लगा सकें। तो अनुकूल परिस्थितियां में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जिससे वे वहाँ पे उन्हें किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो और सहूलियत रहेगी, उदारता रहेगी वहाँ की सरकार के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में उन्हें पूंजी निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था उदारीकरण। उदारीकरण को जो है अमेरिका विश्व मंच पे बोल चुका है कि सभी देश जो है उदारीकरण को अपनाएं जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी निवेशक हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निवेश कर सकें। उदारीकरण के माध्यम से ही ये संभव है। तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से अमेरिका के वर्चस्व को उदाहरण के माध्यम से समझाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।